ये कहानी चार ऐसे लोगों की है जिनके पास खास तरह की सुपर पावर है, जिसके जरिए ये चारों ईमानदारी से रोटी रोजी कमाते हैं। मगर फिर अचानक वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाता है और इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आज हम इसी दिल छू लेने वाली फैंटेसी एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिल्म की शुरुआत साल 1943 से होती है और हम सोलेमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सर्कस चलाता है। इसका दावा है कि इसके सर्कस में ऐसे लोग काम करते हैं जिन्हें लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुनकर शहर के सभी लोग भारी तादाद में सर्कस देखने को इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर मडिडा नाम की लड़की की एंट्री होती है। मडिडा के अंदर इलेक्ट्रिक पावर है और वो किसी भी चीज को छूकर उसे चालू कर सकती है। हमारे दूसरे परफॉर्मर का नाम जैन जुयो है जो किसी भी कीड़े मकोड़े को काबू कर अपने इशारों पर नचा सकता है। तीसरे परफॉर्मर का नाम मारी है जिसकी दिमाग की हालत थोड़ी कमजोर है मगर उसकी पावर बेमिसाल है। वो लोहे से बनी किसी भी चीज को काबू कर सकता है। और हमारे चौथे परफॉर्मर का नाम फोली है जो कि एक बीस्ट है जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। इन पांचों की जिंदगी इसी तरह से चलती रहती अगर वॉर इनके सर्कस पर भारी ना पड़ता। जब ये चारों अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद ऑडियंस की वाहवाह बटोर रहे थे, उसी वक्त इस शहर में बमबारी शुरू हो जाती है जिसमें ये पूरा शहर तबाह हो जाता है। जिसके बाद सुलेमान अपने चारों नगीनों को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम फ्रांस नाम के एक नाजी को देखते हैं जो इन चारों सुपर पावर लोगों की तलाश में है। दरअसल फ्रांस में भी एक सुपर पावर है, वो भविष्य को देख सकता है और उसने हिटलर की मौत के साथ साथ इन चारों को भी देखा है। उसका मानना है कि इस वॉर में इनकी जीत तभी हो सकती है अगर ये चारों उनके साथ हों। वहीं सोलेमन अपने चारों परफॉर्मर्स से कहता है कि हमें अमेरिका चलना चाहिए, वहां पर हमारा सर्कस खूब चलेगा और वहां पर वॉर भी नहीं है। इस पर बीस्ट उसे कहता है कि वॉर जल्द ही खत्म होने वाली है, जिसके बाद हम बर्लिन सर्कस में काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मगर सुलेमान इस बात से एग्री नहीं होता क्योंकि वो एक जूज है और बर्लिन सर्कस नाजियों का है। सुलेमान उन्हें बताता है कि मैंने एक आदमी से बात की है जो कि हमें पैसे लेकर अमेरिका पहुंचा सकता है। अब क्योंकि सुलेमान इनका हेड है तो इन चारों को उसकी बात माननी पड़ती है। इन चारों के पास जितनी भी सेविंग होती है वो ये सुलेमान को दे देते हैं और अगली सुबह सुलेमान उन पैसों को लेकर उस आदमी से मिलने निकल पड़ता है। ये लोग पूरा दिन सुलेमान का इंतजार करते हैं पर रात होने पर भी सुलेमान लौटकर नहीं आता तो मडिडा को छोड़कर सबको लगने लगता है कि सुलेमान ने इन्हें धोखा दिया है। वो सारे पैसे लेकर अकेला ही अमेरिका चला गया है। मटिंडा उन्हें समझाती है कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब हमारे घर वालों ने ही हमें खतरा समझकर घर से बाहर निकाल दिया था तब उन्होंने ही हमें पिता की तरह संभाला था। मुझे लगता है कि वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इस पर बीस्ट मटिंडा से कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तो ठीक है, वरना तुम हमारे साथ बर्लिन सर्कस में चलोगी। उधर फ्रांस ने एक ऐसे ही सुपर पावर वाले इंसान को पकड़ लिया था जो कि मछली की तरह पानी में जिंदा रह सकता था। फ्रांस ने उसे अपने भाई अमोल को दिखाया जो कि नाजी सेना में एक जनरल है, पर तभी वो सुपर पावर वाला इंसान अचानक मर जाता है। ये देखकर फ्रांस को बहुत गुस्सा आता है। अमोल अपने भाई को ये पागलपन बंद करने को कहता है। उधर वो चारों रूम शहर में आ जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि शहर पर अब हिटलर के सैनिकों का कब्जा है जो जूस के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। वो सैनिक इन चारों को भी देख लेते हैं और उस बीस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। बीस्ट जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो सैनिक मटिंडा को छोड़कर इन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मटिंडा जूस नहीं है। रास्ते में ये तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल कर वहां से किसी तरह निकल जाते हैं और एक खंडर के पास आ जाते हैं जहां इन्हें मटिंडा भी मिल जाती है। अब बीस्ट इन्हें कहता है कि मेरा शक सही निकला, सुलेमान अब नाजियों के कब्जे में है, इसीलिए अब हमें जीने के लिए बर्लिन सर्कस में जाना ही होगा। मगर मटिंडा वहीं रुकने का फैसला करती है क्योंकि वो किसी भी हालत में सुलेमान को ढूंढना चाहती है। तो चैन चुयो उसे अंधेरे से बचने के लिए जुगनू पकड़ कर देता है और बीस्ट के साथ वहां से निकल जाता है और इस तरह से मटिंडा अपनी फैमिली से अलग हो जाती है और सुलेमान को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे दो नाजी सिपाही मिलते हैं जो मटिंडा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इस बात से मटिंडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसके अंदर बहुत खतरनाक बिजली पैदा होती है जिसमें उस सिपाही का हाथ पूरी तरह से जल जाता है। ये देखकर उस सिपाही का साथी वहां से भाग जाता है। अब मटिंडा अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बीच जंगल में आकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जूस का एक ग्रुप उसे देख लेता है।
उनमें से एक आदमी मटिंडा को हाथ लगाता है तो उसे जोरदार शॉक लगता है। ये देखकर ग्रुप का हेड मटिंडा की शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। उधर वो तीनों उस सर्कस के पास आ जाते हैं, मगर वो तीनों ये नहीं जानते थे कि फ्रांस ने ये सर्कस उन चारों के लिए ही बनवाया था ताकि वो खुद उसके पास आ सकें। दरअसल फ्रांस एक सोल्जर बनकर हिटलर की सेवा करना चाहता था, मगर उसके दोनों हाथों में एक उंगलियां ज्यादा थी तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इस सर्कस में इनकी तरह और भी लोग आए हुए थे, जिनमें से एक लेडी बीस्ट भी थी। जब इन सबको फ्रांस के सामने लाया जाता है तो फ्रांस ने बीस्ट और मारी को तो सिलेक्ट कर लिया था, मगर वो जेंजियो को रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर जेंजियो फ्रांस को अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखकर फ्रांस अपना इरादा बदल देता है और उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है। वो तीनों ही फ्रांस के साथ शामिल होकर बहुत खुश होते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि फ्रांस के इरादे उनकी सोच से अलग थे। वहीं मटिंडा को जब होश आता है तो ग्रुप का लीडर उसे कहता है कि हमारी जंग हिटलर के सिपाहियों के साथ है और मैं चाहता हूं कि तुम इस जंग में मेरा साथ दो। तो मटिंडा उन्हें कहती है कि मुझे किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे बस अपने पिता सुलेमान को ढूंढना है। इस पर हेड उसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अब मटिंडा इस ग्रुप के साथ शामिल हो जाती है। फिर एक दिन मटिंडा को सुलेमान दिखाई देता है, जिसे नाजी सेना गाड़ी में ले जा रही होती है। मटिंडा ग्रुप को छोड़कर अकेले ही सुलेमान के पास आ जाती है। सुलेमान मटिंडा को वहां से जल्दी से भागने को कहता है, मगर मटिंडा उसकी बात नहीं सुनती। तभी नाजी सैनिक उसे देख लेते हैं और मटिंडा को मारने वाले ही होते हैं, पर तभी ज़्यूस का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। ये देखकर जिस गाड़ी में सुलेमान होता है उसका चालक उस गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है और मटिंडा नाकाम हो जाती है। वापस जंगल आने पर ग्रुप का लीडर मटिंडा पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम सब पकड़े जाते हैं और पूछता है कि तुम अपनी पावर से सभी ज्यूज को बचा सकती थी, तो तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस पर मटिंडा दर्द भरी आवाज में उसे कहती है कि मैं अपनी शक्ति की वजह से पहले ही अपनी मॉम को खो चुकी हूँ। अगर मैं किसी भी ज्यूज को हाथ लगाती तो वो वहीं पर मर जाता और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ये सुनकर वो लीडर शांत हो जाता है और उसे मटिंडा पर दया आने लगती है। वो अपनी एक साथी से कहता है कि इसे खाना देकर वन आई के पास ले जाओ। वन आई एक जूस था जो नाजी सेना के साथ काम करता था। वो मटिंडा को बताता है कि नाजी सेना का कमांडर सुपर पावर लोगों की एक सेना बनाना चाहता है। उधर फ्रांस को आज रात फिर से भविष्य की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें वो हिटलर का अंत देखता है, साथ ही वो आने वाली दुनिया को भी देखता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी उसे फिर से उन्हीं 4 लोगों की परछाई दिखाई देती है, जिनमें से अब 3 तो फ्रांस के पास थे। बस अब उसे मटिंडा को ही ढूंढना था, मगर उसे क्या पता था कि मटिंडा तो खुद ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसके पास पहुंच चुकी है। मटिंडा यहाँ सिपाहियों को चकमा देकर किसी तरह बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ कुछ लोग लाशों को ले जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मटिंडा घबरा जाती है और वहाँ से एक कमरे में आ जाती है, जहाँ उसके सामने पहले से ही फ्रांस बैठा होता है, क्योंकि फ्रांस ये सब कुछ पहले से ही देख चुका होता है। फ्रांस जल्दी से मटिंडा को अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है और उसे पता चलता है कि मटिंडा के अंदर बिजली पैदा करने की पावर है। वो मटिंडा को भी उसके साथियों के साथ बंदी बना लेता है और उसी रात वो अपने सुपीरियर को अपनी बनाई सेना को दिखाने का फैसला करता है। वो उन चारों को पिंजरे में बंद कर सुपीरियर के सामने पेश करता है और मटिंडा के पिंजरे में एक भूखे शेर को छोड़ देता है। फ्रांस मटिंडा से कहता है कि शेर को तुम्हें अपनी शक्तियों से मारना है, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। वो शेर उल्टा मटिंडा के साथ प्यार करने लगता है। ये देखकर फ्रांस उस शेर को मारने जाने लगता है, मगर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सबकी हंसी का पात्र बनकर रह जाता है। इस घटना के बाद फ्रांस आग बबूला हो जाता है और वो उन चारों को जलाने का हुक्म देता है। वो उन्हें एक सेल के अंदर बंद कर देता है और उस सेल के अंदर आग लगा देता है, मगर मटिंडा अपनी शक्तियों से उस मजबूत दरवाजे को तोड़ देती है, जिसमें फ्रांस भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और ये चारों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुलेमान को ट्रेन से कहीं ले जा रहे होते हैं और ये चारों एक तोप के जरिए वहां से फरार हो जाते हैं। अब फ्रांस अपने जुड़वा भाई ओमान को मारकर उसकी वर्दी पहन लेता है
और अपने दोनों हाथों की उंगलियां काटकर ओमान की तरह जनरल बन जाता है। जिसके बाद वो सिपाहियों को लेकर उन चारों को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर वो चारों सुलेमान को बचाने के लिए उस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, पर वो पूरी बोगी नाची सेना से भरी होती है। ये देखकर वो तीनों उन्हें अपना कर्तव्य दिखाने लगते हैं, मगर जल्दी उनकी सच्चाई नाजी सेना के सामने आ जाती है। जिसके बाद नाजी सेना इन्हें मारने वाली ही होती है, पर तभी उनका चौथा साथी चेंचियो वहां आ जाता है, जो अपनी शक्तियों से मधुमक्खियों को काबू कर उन सिपाहियों के ऊपर छोड़ देता है। जिसके बाद ये चारों मिलकर उन सिपाहियों को हरा देते हैं और सारे बंदियों को आजाद करवा लेते हैं, और इस तरह से इन्हें सुलेमान भी मिल जाता है। पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि फ्रांस ने भविष्य को देख लिया था। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने सिपाहियों के साथ इन्हें पकड़ लेता है। जब सिपाही उन्हें दोबारा ट्रेन के अंदर भरने लगते हैं, उसी वक्त सुलेमान अपनी शक्ति से मटिंडा को वहां से गायब कर दूसरी जगह पर ले आता है। मगर ऐसा करने में सुलेमान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वहीं अब ज्यूज का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है, जो नाजी सेना पर हमला कर देता है। मगर नाजी सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी। वहीं सुलेमान भी मटिंडा को आखिरी अलविदा कहकर मर जाता है। सुलेमान की मौत से मटिंडा को नाजी सेना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद मटिंडा अपनी शक्ति से सारी नाजी सेना को जलाकर राख कर देती है, जिसमें फ्रांस की पत्नी की भी मौत हो जाती है। अपनी पत्नी की मौत से फ्रांस पूरी तरह से टूट जाता है, और उसने जैसे भविष्य में हिटलर को मरते देखा था, वैसे ही खुद को खत्म कर लेता है। अब मटिंडा की पूरी शक्ति बाहर आने से उसमें एक खास तरह का बदलाव आया। अब वो बिना नुकसान पहुंचाए किसी भी इंसान को छू सकती थी, और इस तरह से वो चारों फिर से एक फैमिली हो जाते हैं। और इसी सीन के साथ इस मजेदार मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।